Assalamualaikum students, how are you all? Today we are starting the Caliphate of Hazrat Usman रज़ी अल्लाह अन्हु। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब अपने डेथ बेड पे थे तो उन्होंने 6 लोगों को नॉमिनेट किया था फ्रॉम द अशरा मुबशरा यानी कि 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस। उन 6 लोगों में हमारे पास थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तला रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हिमसेल्फ एंड अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अलॉन्ग साइड विद साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। अब तला रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो मदीना में उस वक्त नहीं मौजूद थे, तो इसलिए वो ज़ाहिर है शॉर्ट लिस्टिंग से हट गए और हमारे पास जो चॉइस थी वो नैरो हो गई। अब 6 की जगह हमारे पास 5 लोग थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु खुद जो है उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। ही सेड दैट आई डू नॉट वांट टू टेक द कैलिफेट राइट नाउ, आई बिलीव देयर आर मोर पीपल हु शुड टेक दिस। तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है सबसे इंडिविजुअली कंसल्ट किया कि भाई अगला कैलिफ कौन बनना चाहिए। अब सब ने अपनी अपनी सजेशन दी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान को जो है नॉमिनेट किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नॉमिनेट किया, साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान को सपोर्ट किया, यानी कि वो चाहते थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बने, एंड हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों हज़रत अली और हज़रत उस्मान का नाम दिया। तो यानी मेजॉरिटी वर इन द फेवर ऑफ उस्मान एंड अली रज़ी अल्लाह अन्हु, एंड आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम द अदर प्रोमिनेंट कंपेनियंस ये चीज़ सामने आई कि मेजर जो फेवर है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ है। तो फिर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले प्लेज दिया, बैत दी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे, फिर उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत दी, एंड फिर बाकी कंपेनियंस ने भी बैत दी, जिसके नतीजे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बिकेम द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम ऑन द 4th ऑफ मुहर्रम 24th AH। अच्छा जी। अब नाउ व्हेन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बिकेम द कैलिफ ऑफ इस्लाम, तो फिर जब उन्होंने कैलिफेट उठा ली तो फिर हमारे पास एक मसला सामने आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होली कुरान का। तो अब क्या कहते हैं, जैसे जैसे इस्लाम ना बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो जैसे जैसे इस्लाम स्प्रेड होते गया तो वो नॉन अरेबिक स्पीकिंग रीजन्स में भी गया। तो जब वो नॉन स्पीकिंग रीजन्स में गया तो ज़ाहिर है कुरान की जो प्रोनंसिएशन है, उसकी जो रेसिटेशन है, उस पर डिफरेंसेस आ गई और क्या कहते हैं डायलेक्ट के इश्यूज़ आ गए। अब जैसे आप मिसाल लो कि इंग्लिश जो है वो है यूके यूएसए की ओरिजिनल लैंग्वेज, सही है। अब अगर वो यहाँ पर पाकिस्तान में या इंडिया में आप जैसे देखेंगे तो लोग जो है उसको बहुत अलग अलग वे में प्रोनाउंस करते हैं, उनके डायलेक्ट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हम जो है या तो पढ़ के सीखते हैं या सुन के सीखते हैं, तो देयर आर मैनी टाइम्स वी मिस प्रोनाउंस द वर्ड्स या हमें सही मीनिंग नहीं पता होती। तो वैसे ही जो है जब कुरान नॉन अरेबिक स्पीकिंग रीजन्स में गई तो वहाँ पर भी डिफरेंसेस इन रेसिटेशन आ गई। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कैसे पता चला, हुज़ैफ़ा बिन यमन रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो जो है अलग अलग जगहों पे थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं सीरिया और इराक़ में जो है वेरिएशंस नोटिस की। फिर उन्होंने अपनी कंसर्न जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से आके शेयर किए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन वर्सेस पे एक्ट किया। इसको आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। होल्ड फास्ट टुगेदर द रोप ऑफ अल्लाह एंड डू नॉट बिकम डिवाइडेड। अब इस वर्स को कैसे यूज़ किया कि भाई अगर कुरान की प्रोनंसिएशन में रेसिटेशन में डिफरेंसेस आ जाते तो ज़ाहिर है देयर वुड हैव बिकम मैनी सेक्ट्स एंड मैनी जो है अलग अलग प्रोनंसिएशन से अलग अलग जो है मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट होती, क्योंकि अरेबिक ऐसी लैंग्वेज है जिसपे बहुत माइनर माइनर डिफरेंस इन डायलेक्ट की वजह से पूरे पूरे मीनिंग चेंज हो जाती है। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ओरिजिनल कुरान लेके आई जाए जो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थी, जिसको हम कहते हैं मुसफ़े हफ्सा। दिस इज़ एक्चुअली द थर्ड स्टेज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो आपने पेपर 1 में पढ़ा है। फिर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन अपनी जो मुसफ़े हफ्सा है वो भेज दी। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कमेटी बनाई जिसके उन्होंने हेड बनाया ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को, और ज़ैद बिन साबित वही थे जिन्होंने कुरान की कंपाइलेशन की ड्यूटी को भी हेड किया था। अब इस कमेटी में जो मेंबर्स थे देवर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, साद बिन अबी अला एंड अब्दुर्रहमान बिन हारिस एज़ वेल। अब उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई कुरान को स्टैंडर्डाइज किया जाए इन द टेक्स्ट ऑफ द कुरैश डायलेक्ट, बिकॉज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्ड टू द कुरैश ट्राइब, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ये वाली रेफरेंस भी डाल सकते हो, इंडीड आई एम फ्रॉम द कुरैश एंड माई डायलेक्ट इज़ फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द डायलेक्ट्स। एग्जैक्ट रेफरेंस एक बार देख लेना। तो क्या कहते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने इंस्ट्रक्ट किया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की ट्राइब से थे और कुरैश के डायलेक्ट सबसे परफेक्ट था, तो इसलिए उसको कुरैश की डायलेक्ट पे वापस स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए ताकि देयर वुडंट बी एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएशन इन द रेसिटेशन एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द होली कुरान। अब क्या कहते हैं कुरान को स्टैंडर्डाइज करने के बाद क्या हुआ, जो ऑफिशियल कॉपीज़ थी उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर मुस्लिम मुस्लिम प्रोविंस में, ठीक है। और जो
इनऑथेंटिक कॉपीज़ थी जो जिनमें प्रोनाउंसिएशन और डायलेक्ट्स के इश्यूज थे, उनको क्या किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दी कि उन सब वर्जन्स को बर्न कर दिया जाए ताकि डिस्क्रिपेंसीज ना हो, डिस्क्रिपेंसीज यानी कि डिफरेंसेस ना हो, कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो, और कुरान अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऑथेंटिक वे में प्रिजर्व रहे फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल. Now, when Hazrat Usman Raziallahu anhu, completed this task, he earned the title Jamiul Quran, which means compiler of the Quran, solidifying his legacy in the Quranic preservation. And आज भी हम जो कुरान पढ़ते हैं, it is standardized in the way in through Hazrat Usman Raziallahu anhu in the way the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited it. यानी ड्यू टू हज़रत उस्मान's एफ़र्ट, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को चूज़ किया ये एफ़र्ट करने के लिए, एंड इसकी बदौलत हमें आज जो है कुरान उसी तरीके से पढ़ने को मिलती है जिस तरीके से होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नाजिल की. अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती हैं और हम जो है भटक जाते. एंड कुरान को सिक्योर करने की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू दीज एफर्ट्स वी गेट टू रिसाइट द कुरान इन द वे इट वाज इंटेंडेड टू बी. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अभी तक हमने इलेक्शन कर लिया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान कर लिया, अब हम देख लेते हैं एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एक्सपेंशन में जो है आप सारी चीज़ें, सारी ये जितनी भी सेक्शन रहेंगे एक्सपेंशन वाले, इनको आप थॉरली एक बार याद करके पॉइंट्स बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन में हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, तो फर्स्ट हम पहले एक्सपेंशन को देख लेते हैं. अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कैलिफेट के दौरान जो है इस्लामिक एम्पायर बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था, और वो नॉर्थ अफ्रीका, पर्शिया, अर्मीनिया भी चला गया था, एंड यहाँ तक के मेडिटेरेनियन के भी चला गया था, बोथ थ्रू लैंड एंड नेवल कैंपेन्स. नेवल कैंपेन यानी कि समंदर के थ्रू भी हमने बहुत सारी जगहों को कॉन्कर किया. तो पहले देख लेते हैं भाई हम एक्सपेंशन टू इजिप्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका. इन द इनिशियल 5 years द इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंडेड स्विफ्टली, यानी बहुत तेज़ी तेज़ी बढ़ी, विद न्यू टेरिटरीज एडेड थ्रू कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट बाइजेंटाइन एंड पर्शियन फोर्सेज. बाइजेंटाइन एंड पर्शियन से जो हमारी कॉन्क्वेस्ट हुई, उनसे फिर हमने लैंड को कॉन्कर किया, टेरिटरीज ऐड हुई हमारे पास. अब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मार्टियरडम हो गया, तो बाइजेंटाइन ने बोला कि यार अब जो है हम अपनी जगह को रिक्लेम कर लेना है. क्यों? क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर पे तो सबको ये था ना कि हज़रत उमर इज़ रियली स्ट्रिक्ट, ही इज़ रियली स्टर्न, तो भाई वो जो है हम उनसे नहीं लड़ सकते. लेकिन सब लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन थी कि हज़रत उस्मान वीक है ना, बट ऐसा नहीं है. हज़रत उस्मान हैड अ सॉफ्ट नेचर बट ही वाज नॉट वीक, और जो हमारे एनिमीज़ थे वो सॉफ्टनेस को वीकनेस के साथ कंफ्यूज कर रहे थे. अब इजिप्ट से एक डेलीगेशन आई, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने उसके रिस्पॉन्स में जो है क्या कहते हैं, हज़रत अमर बिन आस को रीअपॉइंट किया एज गवर्नर. और फिर 644 AD में हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है बाइजेंटाइन को नक्यूस में कन्फ्रंट किया. नक्यूस एक जगह का नाम है. उनको हमने डिफ़ीट कर दिया, और एलेक्जेंड्रिया जो है हमने कॉन्क्वायर कर लिया, आफ्टरवर्ड सिक्योर कर लिया. आफ्टरवर्ड हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु लेड अ सक्सेसफुल कैंपेन इनटू नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका में एक सक्सेसफुल कैंपेन लीड की, और जहाँ पर हमने ट्रिपोली को 647 AD में कॉन्क्वायर कर लिया. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ही लेड अ 30,000 स्ट्रॉन्ग मुस्लिम फोर्स टू सुबेटिला, द कैपिटल ऑफ ग्रेगरी, वेयर दे डिफीटेड ग्रेगरीज डबल स्ट्रेंथ आर्मी. जो हम मतलब हम 30,000 के थे, ग्रेगरी की जो क्या कहते हैं आर्मी थी वो 60,000 की थी, और हमने क्या कहते हैं इनको डिफीट कर दिया किधर, सेबिट्यूला पे. बाय द एंड ऑफ 647 AD नॉर्थ अफ्रीका वाज अंडर मुस्लिम कंट्रोल. तो ये जो हमने पूरा भी पढ़ा है, इस सब के थ्रू हमारे पास जो है नॉर्थ अफ्रीका का कंट्रोल आ गया. ठीक है, इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका का हमारे पास कंट्रोल आ गया. नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपेन्स इन सीरिया, अर्मीनिया एंड अजरबैजान. द बाइजेंटाइंस लॉन्च्ड अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन एलेक्जेंड्रिया एंड सीरिया. मतलब उन्होंने एक साथ एलेक्जेंड्रिया पे और सीरिया पे एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया, होपिंग टू रीगेन दिस टेरिटरीज. उनकी ये तवक्को थी कि हम जो है अपनी इन जगहों को रीगेन कर लेंगे. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो सीरिया को मैनेज कर रहे थे विद 10,000 ट्रूप्स, उन्होंने री के लिए रिक्वेस्ट किया. Supported by forces from Kufa led by Habib bin Maslama, they defeated the Byzantine commander. जो उन्होंने reinforcement मंगवाई हबीब बिन मसलमा ने उनको के अंडर, उन्होंने मिलके बाइजेंटाइन कमांडर को डिफीट कर दिया. अब जो हबीब बिन मसलमा थे, उन्होंने कंटिन्यू की अपनी कैंपेन अर्मीनिया की तरफ. वहाँ पर जाके टिफलिस को भी जो है सिक्योर कर लिया, और ब्लैक सी पहुँच गया. वहाँ पहुँच के हमने मुस्लिम का कंट्रोल ओवर अर्मीनिया री इस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है, आफ्टर दैट, अच्छा ये था अर्मीनिया. अब इन अजरबैजान, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने रीस्टेब्लिश्ड ऑर्डर बाय डिप्लॉइंग वलीद बिन उकबा एज गवर्नर जनरल ऑफ कुफा. वलीद बिन उकबा ने वहाँ जाके रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया अजरबैजान में, और मुस्लिम्स का कंट्रोल वहाँ पर भी हमने वापस हासिल कर लिया.
उसके बाद हमारे पास आती है एक्सपेंशन इन पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की डेथ के बाद, उनके मार्टिरडम के बाद, पर्शियन एम्परर जो था यज़दगिर्द, उसने क्या कहते हैं अपोजिशन अटैम्प्ट की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो क्या कहते हैं फोर्सेस भेजी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप में, और क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड किया पर्शिया के अंदर एडवांस करके। वी एडवांस इनटू द पर्शियन टेरिटरीज। हमने क्या कहते हैं जो पर्शियन एम्परर ने एक रैली अपोजिशन भेजी थी, हमने उसका जवाब कैसे दिया, पर्शियन टेरिटरीज में हम दाखिल हो गए। फिर हमने क्या कहते हैं मेजर रीजन्स को जो है कॉन्क्वर कर लिया, इंक्लूडिंग फ़र्स, सीस्तान, खुरासान एंड किरमान। फिर अब्दुल्ला जो है मदीना वापस आ गए 40,000 कैप्टिव्स के साथ, और रिच स्पॉइल यानी वॉर स्पॉइल जो होते हैं वो हमने हासिल कर लिए। एंड फिर हमारी जो मुस्लिम आर्मी है वो इतना दे मार्च्ड एज फार एज हीरत, काबुल, गजनी एंड तबारिस्तान। और हमने यहाँ ये हमारे पास पर्शिया और सेंट्रल एशिया का कंट्रोल भी हमारे पास रीगेन हो गया। फिर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाती है वो है नेवल एक्सपेडिशन। इससे अच्छा नेवल एक्सपेडिशन कहते हैं समंदर, मतलब द वॉर्स द फाइट्स विच आर डन ऑन द वाटर। नेवल जो वर्ड है ये नेवी से निकला है। जो आप नेवी सुनते हो तो नेवी किधर समंदर पे होती है ना, तो नेवल एक्सपेडिशन को याद रखना, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फाइट्स डन ऑन द वाटर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे पहले हमारी नेवल एक्सपेडिशन नहीं हुई थी। तो अब हम बात करें नेवल एक्सपेडिशन इन द बैटल ऑफ मैस की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नेवल वॉरफेयर की इजाज़त दे दी। प्रीवियसली जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिस्ट्रिक्शन की हुई थी कि हम नेवल वॉरफेयर नहीं लड़ेंगे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त दे दी बिकॉज ही थॉट नाउ इट्स अप्रोप्रिएट फॉर अस टू फाइट। अब दिस अलाउड हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु टू ऑर्गेनाइज अ मैरी टाइम ऑफेंसिव अगेंस्ट बाइजेंटियम। बाइजेंटियम के अगेंस्ट जो है हमने एक मैरी टाइम फोर्स यानी समंदरी फोर्स जो है रेडी की। और 649 एडी में मुस्लिम नेवी जो है कमांडेड बाय अब्दुल्ला बिन कैस एंड अब्दुल्ला बिन अबू सर, उन्होंने जो है 649 एडी में साइप्रस को कैप्चर कर लिया। एंड लेटर रोड्स, रोड्स भी एक जगह का नाम है, मिनिमल रेजिस्टेंस यानी कि हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ी साइप्रस और रोड्स को कैप्चर करने में। ये थी हमारी नेवल एक्सपेडिशन। अब बैटल ऑफ मेस्ट में क्या हुआ जिसको हम कहते हैं जतुस सवारी, 651 एडी में हमारी एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री इसने हाईलाइट की, जहाँ पर 200 मुस्लिम शिप ने 500 बाइजेंटाइन वेसल को डिफीट किया। मतलब वेसल्स भी एक तरीके की शिप्स ही होती है। इस्टेब्लिशिंग मुस्लिम डोमिनेंस ऑन बोथ लैंड एंड सी। अभी तक सबको ये तो पता था कि भाई जो लैंड है, ज़मीन मिट्टी के ऊपर हमसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अब हमने सी के ऊपर भी अपनी डोमिनेंस असर्ट कर दी थी। वी मेड इट क्लियर कि भाई हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो समंदर पे भी है, सो यू कैन नॉट विन फ्रॉम अस ऑन द सी एज वेल। ठीक है, दीज वर द एक्सपेंशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द सर्विसेज अंडर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ये हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म्स। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इंट्रोड्यूस्ड की रिलीजियस मेजर्स सच एज एडिशनल अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। ठीक है, पहले फ्राइडे की एक अजान होती थी, तो जो लोग दूर रहते थे वो अक्सर जमात मिस कर देते थे। क्यों? क्योंकि जब तक अजान होती थी वो अपने काम धंधे बंद करके, पहले ज़ाहिर बाइकें शाइकें तो नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग ऊँट पे सवारी करते थे, घोड़ों पे सवारी करते थे, तो ज़ाहिर है उनको आने में टाइम लगता था। तो जो लोग दूर होते थे वो जब तक आते थे उनकी जो है जुम्मे की नमाज़ मिस हो जाती थी। तो इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सेकंड अजान को इंट्रोड्यूस किया, जो क्या कहते हैं विच फॉर फ्राइडे प्रेयर्स टू अकोमोडेट पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम फार एरियाज। तो एक अजान जो है थोड़ी देर पहले दे दी जाती है, जो आज भी फॉलो होता है। एक अजान काफ़ी देर पहले दी जाती है ताकि लोग उस वक्त अपने काम धंधे बंद करके मस्जिद की तरफ आ जाएं। और एक एक अजान दी जाती है उस वक्त जो जब जमात खड़ी होने लगती है उससे एक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट पहले। फिर इसके अलावा जो है मुअज्जिन्स के लिए स्टाइपेंड्स जो है इस्टेब्लिश किया, और पब्लिक वेलफेयर इन रमज़ान ही प्रोवाइडेड रेगुलर अलाउंसेस फॉर मुअज्जिन। मुअज्जिन वो होते हैं जो अजान देते हैं। एंड इंक्रीज स्टाइपेंड फॉर पीपल ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान के दौरान लोगों की सैलरीज स्टाइपेंड्स बढ़ा दी। फ्री मील वर ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग फास्ट। रोज़ा खोलते वक्त मगरिब के दौरान फ्री मील्स भी लोगों को मिलती थी। इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट के अंदर मस्जिद नबवी की एक्सपेंशन भी हुई। मस्जिद ही एक्सपेंडेड मस्जिद नबवी यूजिंग स्टोन एंड लाइमस्टोन। ये दो तरीके के मटेरियल यूज़ करके मस्जिद नबवी की एक्सपेंशन की, रिटेनिंग इट्स सिंपलिसिटी बट इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी। यानी मस्जिद नबवी के जो वो था कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंसी या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, वो चीज़ उसकी जो एसेंस थी वो वैसी ही रही, बस उसका एरिया बढ़ा दिया गया। यानी इस्लाम का जो एक वो है सिंपलिसिटी वाला एसेंस वो ख़राब नहीं हुआ। मतलब उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइटें शाइटें या क्या कहेंगे ग्लिटरिंग वगैरह नहीं कर दी, बट उसी सिंपलिसिटी के साथ उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब एरिया को इंक्रीज़ कर दिया।
Moving on, we have provincial administration and governance. Hazrat Usman Razi enhanced administrative structure established by his predecessors. Predecessors यानी कि जो लोग पहले थे, यानी हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर एंड उससे पहले होली प्रॉफिट सल्लम, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेट किया था उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हेंस कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। तो पहले प्रोविंशियल स्ट्रक्चर जो था भाई, क्या कहते हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने पूरा इसको रीऑर्गेनाइज किया टू रिफ्लेक्ट द न्यूली कॉन्कर्ड एरियाज, मेंटेनिंग अ टोटल ऑफ 12 प्रोविंसेस, 12 प्रोविंसेस बनाए। ठीक है, ये प्रोविंसेस के नेम आ गए आपके पास। और क्या किया, प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। दे वर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, इनटू ओवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मोर इफेक्टिव गवर्नेंस। यानी कि भाई लेट से ये पूरा एरिया था हमारे कंट्रोल में, ठीक है, इसको पहले 12 प्रोविंसेस में डिवाइड किया और फिर उन प्रोविंसेस को मज़ीद जो है छोटे 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 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इनको गवर्न करना आसान हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये पूरा एरिया है हमारा और इस पे रहते हैं कितने लोग, इस पे रहते हैं 1200 लोग। ठीक है, अब इन 1200 लोगों को हमने डिवाइड कर दिया 12 में, तो हमारे पास एक प्रोविंस में 100 लोग आ गए और इन 100 को हमने डिवाइड कर दिया मज़ीद 100 में, तो हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में लेट से एक बंदा आ गया। ये मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। अब मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई एक जगह एक बंदे को मैंने बोल दिया 1200 को गवर्न करो, और एक जगह मैंने एक बंदे को बोल दिया कि एक बंदे को गवर्न करो। तो ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा स्मूथनेस से कौन सा चलेगा, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला। ठीक है, ये -1 नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एक बंदा अगर 1200 को संभालने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है कि भाई एफिशिएंसी कम हो सकती है कंपेयर टू कि भाई अगर मैं एक बंदे को बोलूँ कि आपके पास छोटा वॉल्यूम है, आप उसको मैनेज करो, तो वो उनको उसको ज़्यादा एफिशिएंसी से मैनेज कर सकेगा। तो इसीलिए दिस प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस वर डिवाइड, द होल एरिया ऑफ द मुस्लिम एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 12 प्रोविंसेस एंड देन ईच प्रोविंस वाज सब डिवाइडेड इनटू 100 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मोर इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, ये वाला पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक काउंसिल ऑफ कंसल्टेशन को जो इस्टेब्लिश किया, जिसको हम कहते हैं मजलिस शूरा। ही प्रिजर्व द शूरा विद काउंसिल विद की कंपेनियंस इंक्लूडिंग हज़रत अली, हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये किस लिए थी? ताकि भाई इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं कंसल्टेशन वो प्रोमिनेंट कंपेनियन से डिस्कस करके की जाए, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारी जो भी वो है थॉट्स एंड ओपिनियंस वो अनहर्ड जा रही है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी पब्लिक एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई पब्लिक हियरिंग्स वर हेल्ड आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स, हर जुम्मे की नमाज के बाद लोगों पब्लिक की बातें सुनी जाती थी। फिर उसके अलावा ड्यूरिंग हज पीपल कुड अप्रोच हिम डायरेक्टली विद कंप्लेंट्स। ठीक है, यानी जुम्मे की नमाज के बाद पब्लिक अपनी कंप्लेंट्स लेके आ सकती थी और जो भी गवर्नर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको दे सकते थे। और हर साल हज के बाद पीपल डायरेक्टली हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ सकते थे अपने मसले मसाइल लेके। अब वो मसले मसाइल उनके ज़ाती हों, ये ज़ाती से मुराद उनको पर्सनली क्या गवर्नेंस इशू आ रहा है या वैसी कोई सजेशन हो एंड सो ऑन। फिर हर साल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस होती थी। ठीक है, उस जिसमें प्रोविंशियल ऑफिशियल्स वर रिक्वायर्ड टू अटेंड एनुअल मीटिंग्स टू रिपोर्ट ऑन रीजनल कंडीशंस इंश्योरिंग सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट। यानी हर साल प्रोविंस के जो प्रोविंशियल ऑफिशियल्स जो थे वो इन मीटिंग्स को अटेंड करके हर रीजन की कंडीशंस के बारे में जो है रिपोर्ट्स देती थी कि भाई फ़लाना जगह पे फ़लाना सेटअप चल रहा है एंड सो ऑन। इससे क्या होता था कि एक पूरे अपने एरिया की इस्लामिक एम्पायर की हमें एक ओवरसाइट मिल जाती थी। यानी हमें पता होता था कि किधर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होता था कि जो गवर्नर है अब उसके बाद इतनी बड़ी अगर एक गवर्नेंस की जगह आ गई है तो उसको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, तो उससे संभल ही नहीं रहा। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क पे होता है ना कि मुल्क में क्या हालात चल रही है, आवाम को सोशल मीडिया के थ्रू पता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आके बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन वैसा इस्लामिक गवर्नेंस में, कैलिफेट में स्पेशली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। गवर्नर बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते थे, जो कैलिफ्स थे वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते थे एंड दे केयर्ड अबाउट देयर पीपल। उनको अपने लोगों की परवाह थी, उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, उनको अकाउंटेबिलिटी का एहसास था कि भाई मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। अच्छा जी, इसके अलावा पब्लिक वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने इम्प्लीमेंटेड एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क्स टू बेनिफिट द पॉपुलस, यानी जो लोग थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपेंशंस को। भाई अरब्स वर इनकरेज टू अक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड्स इन कॉन्क्वेड टेरिटरीज बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो भी हमने जगह कॉन्क्वायर की वहाँ पर लोगों को जो है इनकरेज किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था कि भाई आप एग्रीकल्चरल लैंड्स को अक्वायर करें, वहाँ पर आप खेती बाड़ी करें। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम खेती बाड़ी करेंगे लोग, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। उसके अलावा हमें भी दूसरों से नहीं ख़रीदना पड़ेगा, हम अपने ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो इम्प्रूव बाय कंस्ट्रक्टिंग वेल्स इन मदीना। वाटर सप्लाई कैसे इंप्रूव हुआ? मदीना में वेल बनाए, मक्का में पानी आ गया ऐसे, एंड बिल्डिंग कैनाल्स टू सप्लाई वाटर टू कुफा एंड बसरा एज वेल। ठीक है,
फिर रोड्स एंड रेस्ट हाउसेज, जो हाईवेज होते थे, क्या कहते हैं, रोड्स लीडिंग टू मदीना, जो भी मदीना तक जाने के रास्ते थे वहाँ पर पहली बात तो सबसे पहली थी रोड्स बिल्ड हो गई। फिर वहाँ पर रेस्ट हाउसेज और इन्स, यानी इन्स बेसिकली होटल्स की तरह, मोटेल्स की तरह होते हैं, वो बिल्ड हो गए। गेस्ट हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस वेरियस सिटीज़ फॉर ट्रैवलर्स कन्वीनियंस, यानी ट्रैवलर्स की सहूलत के लिए लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इंप्रूव कर दिया गया। भाई सड़कें बना दी, हाईवेज पे रेस्टिंग एरियाज बना दिए, ट्रैवलर्स के लिए गेस्ट हाउसेज बना दिए एंड सो ऑन। He increased the military and government salaries and public allowances by 25%, reflecting the state's growth। के भाई जब एक मुल्क कमाता है ना, तो वो अपने क्या कहते हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स को, वहाँ की आवाम के लिए सहूलत करते हैं, अपनी जेबें नहीं भरता। तो जब इस्लामिक स्टेट होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, जहाँ पर फेयर डीलिंग्स हो। तो दिस रिफ्लेक्टेड द स्टेट्स ग्रोथ, के भाई जब स्टेट ग्रो हो रहा है तो जब भी जो क्या कहते हैं सिविलियंस हैं उनके लिए सहूलत हो रही है। इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने सेंट रिलीजियस टीचर्स टू रीजन सच एज इंडिया टू स्प्रेड इस्लाम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने अलग अलग जगहों पे जो है टीचर्स को भेजा इस्लाम स्प्रेड करने के लिए, लेइंग द फाउंडेशन फॉर इस्लाम स्प्रेड बियॉन्ड द अरेबियन पेनिनसुला, ताकि इससे क्या हुआ, इस्लाम अरब से बाहर निकलने की फाउंडेशन यहाँ आ गई कि अरब के अलावा भी और जगहों पे भी इस्लाम फैले। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट का फाइनल सेक्शन आ जाता है, जिस पे हम चार्जेस, रिवॉल्ट्स एंड मार्टीडम कवर करेंगे। मैंने यहाँ पर मार्टीडम की स्पेलिंग गलत लिख दी, दिस इज़ आर, ओके। अच्छा जी, डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। एनिमीज़ ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सॉफ्ट नेचर का फ़ायदा उठाया, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है माइनर फॉल्ट्स को दरगुजर कर दिया करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। ही यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, अगर कोई गलती मतलब ये कोई ऐसी गलती नहीं थी जिससे किसी का हक छिन रहा हो या कोई अनफेयर हो रहा हो, ये वो गलतियाँ थी जो ह्यूमन नेचर वाली गलतियाँ थी। इनको हज़रत उस्मान ओवरलुक कर देते थे कि चलो ठीक है, सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अब ये सब देखते हुए अब्दुल्ला बिन सबा एक येमेनाइट जू थे, उस वो इस मिशन पे निकल गया कि भाई मुसलमानों के बिटवीन जो है मैं मसले खड़े करूँगा। तो उसने आके इजिप्ट पे अपने हेडक्वार्टर सेट किए, फॉर्ज लेटर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया, जिस पे क्या कहते हैं कैलिफ के खिलाफ कंप्लेंट्स थी। और एफर्ट्स वर मेड टू हाईलाइट द लॉन्ग फॉरगेटन राइवलरी, जो दुश्मनी भूल चुके थे ना काफ़ी टाइम पहले बनु हाशिम और बनु उमैया, उसको रीइग्नाइट करने की कोशिश करने लग गए। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के अगेंस्ट चार्जेस क्या लगे, सबसे पहला चार्ज उन पे लगा नेपोटिज्म का, कि भाई उन्होंने जो भी लोगों को अपॉइंट किया है ना, वो स्किल के बेस पे नहीं बल्कि अपने ताल्लुकात, फैमिली टाइज के बेस पे अपॉइंट किया। सेकेंडली, ही वॉज alleged टू बी टू लीनियंट एंड डिड नॉट कीप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस अमंग गवर्नर्स एंड वर्कर्स। एक उन पे तोहमत ये लगी कि भाई वो बहुत ज़्यादा नरम है और वो अपने गवर्नर्स और वर्कर्स पे प्रॉपर चेक नहीं रखते। एंड बर्निंग ऑफ कुरान को भी जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने इस वे में वो कर दिया कि भाई इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के लफ्ज़ों को जलाया है और कुरान की बेअदबी की है। अब इन सारी एलिगेशंस की वजह से, अब ये सारी जो एलिगेशंस को हाईलाइट करके इतना बढ़ावा दिया, वो ऑब्वियसली हिपोक्रेट्स ने दिया। तो अब रेबेल्स यानी जो लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि भाई ये सारी जो एलिगेशंस है अब हमें इनके जवाब, इनके हल चाहिए, तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मीटिंग्स रखी उनके घर पे और जगहों पे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जो है काम डाउन किया, उनको अश्योर किया कि ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी एड्रेस्ड एंड इन मसलों के हल दे दिए जाएंगे। अब जो रेबल्स थे दे गॉट पैसिफाइड, यानी वो काम डाउन हो गए, ठंडे हो गए और वो वापस जाने लग गए। फिर अब जब वो ठंडे हो के वापस जाने लगे तो भाई मुनाफिकों ने, हिपोक्रेट्स ने कहा यार ये क्या बात हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, हम तो इनके बिटवीन लड़ाई करवाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक फ़ेक लेटर बना दिया। ठीक है, एक फ़ेक लेटर बना दिया हज़रत उस्मान के नाम का, कि यानी मुनाफिकों ने ऐसा शो किया कि हज़रत उस्मान ने एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है? रेबल्स के शहर के गवर्नर को। मतलब लेट से एक सिटी, एक टाउन है ए, रेबल्स आए यहाँ से, सही है। अब मुनाफिकों ने ये शो किया कि हज़रत उस्मान ने इस जगह के गवर्नर को लेटर लिखा है कि भाई जैसे ही रेबल्स वापस आए आप इनको मार दें। जो ये गवर्नर को बोला कि भाई जैसे ही रेबल्स वापस आए तो आप इन रेबल्स को मार दें, आप इनका कत्ल कर दें। अब रेबल्स को जब ये बात पता चली तो भाई वो ज़ाहिर इन्फ्यूरिएट और ट्रिगर हो गए, मतलब वो उनके अंदर आग भड़क गई, उनको गुस्सा आ गया। मतलब आप खुद सोचो ना, आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हुई है, आप उसके बाद गए नेगोशिएशन करने, उसने आपको समझाया, बहलाया, फुसलाया, तसल्ली दी, आप वापस जाने लगे तो आपको कहीं से पता चला कि भाई वो तो कह रहे हैं कि फ़लाना बंदे को कि ये जैसी आया इसको मार डालना। तो आपको गुस्सा आएगा ना भाई, आप तो ये बोलोगे कि यार ये मेरे मुंह पे कुछ बन रहा था और हरकतें ऐसी कर रहे हैं। तो अब रेबल्स जो है वो गुस्से में मदीना आ गए वापस, और उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के बाहर धरना दे दिया और उनको प्रेशर करने लग गए कि आप जो है कैलिफेट से स्टेप डाउन करें।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मौजूद थे, उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बोला था कि अल्लाह विल क्लोथ यू विद अ शर्ट एंड इफ़ द हिपोक्रेट्स वांट यू टू रिमूव इट डू नॉट टेक इट ऑफ अंटिल यू मीट मी। यानी अल्लाह आपको एक लिबास देगा, और यहाँ पर लिबास का मतलब जो है वो है कैलिफेट, यानी अल्लाह आपको एक तोहफ़ा देगा कैलिफेट। और मुनाफिक जो है वो आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसको खुद से नहीं उतारिएगा। अनलेस यू मीट मी, अनलेस यू मीट मी का से मुराद है कि जब तक आप जिंदा हैं आप कैलिफेट से स्टेप डाउन नहीं करेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं कैलिफेट से स्टेप डाउन नहीं करूँगा। रेबल जो थे उन्होंने फूड और वाटर का सप्लाई भी कट कट डाउन कर दिया। बीबी नाइला जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वाइफ़ थी, उन्होंने हज़रत अली से रिक्वेस्ट की कि भाई जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ करें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों बेटों हज़रत हुसैन और हज़रत हसन को प्रोटेक्शन के लिए हज़रत उस्मान के घर भेज दिया, और वो गेट पे खड़े होकर प्रोटेक्शन करने लग गए। कंपेनियंस ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत बोला कि भाई हम जो है इनसे लड़ते हैं, इनको भगाते हैं यहाँ से, हम इनका काम तमाम करते हैं, ऐसे कैसे ही आके धरने दे देंगे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी मुसलमान का खून ज़ाया हो। ठीक है, दुश्मनों के खिलाफ हम जो करना हो कर लेंगे, लेकिन हम किसी अपने भाइयों से तो नहीं लड़ेंगे ना। तो हज़रत उस्मान अब ये हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्रीम में देखा कुछ दिन पहले, मतलब अपने मार्टिरडम से एक दिन पहले के, और उस ड्रीम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बोला, ओ उस्मान ब्रेक योर फास्ट विद अस टू नाइट, यानी आज शाम आप रोज़ा हमारे साथ खोलिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाज फास्टिंग ऑन द डे ही वाज मार्टियर्ड। तो अब ज़ाहिर फजर के बाद ख्वाब में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने बोला कि आज का रोज़ा आप हमारे साथ तोड़िएगा। तो इससे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चल गया कि अब उनका वक्त करीब आ गया है। अब ये जो सीच था, ये जो धरना था, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के बाहर 50 डेज़ के लिए रहा। फिर जो रेबल्स है वो घर के अंदर कूद पड़े, वो घर के अंदर कूद पड़े। उन्होंने जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वाइफ़ के साथ भी बदतमीज़ी की, उनको भी धक्के वगैरह दे दिए। जब वो घर के अंदर आए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, और क्या कहते हैं, उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को आके मारा, उनके सर पे किसी चीज़ से मारा, जिससे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु 18 ज़ुल्हिज्जा 35th आफ्टर हिजरी को मार्टियर हो गए। और जब उनके सर पे मारा तो जो उनका खून है वो कुरान जो पढ़ रहे थे उसकी इस आयत पे गिरा, सो अल्लाह विल सफाइस यू अगेंस्ट देम एंड ही इज़ द हेयरिंग द नोइंग। ये सूरह, यहाँ पर ये 2 है, ये गलती से 1 लिखा हुआ है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है, वर्स नंबर 137 है। तो दिस इज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाज मार्टियर्ड ऑन द 18 ज़ुल्हिज्जा 35th आफ्टर हिजरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बीज। हम एक दो पार्ट बीज देख लेते हैं, आफ्टर विच हमारा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कैलिफेट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली चीज़, कैन, अच्छा जब भी आपके पास सवाल आए ना, एक आदत डाल लो अंडरलाइन करने की, ठीक है? हाँ, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो, ठीक है? जैसे कैन, मुस्लिम्स टुडे लर्न लेसन्स फ्रॉम द फ्रॉम वर्ड फ्रॉम मार्टिरडम ऑफ हुम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। गिव रीजंस, आपने अपने आंसर में रीजंस भी देने हैं। अब अगर आपको कीवर्ड हाईलाइट करने में मुश्किल हो रही है ना, तो एक सिंपल सी ट्रिक आप ये कर सकते हो, वेट, आप सिंपल सी एक ट्रिक ये कर सकते हो कि भाई अगर आपको कीवर्ड हाईलाइट करने में मुश्किल हो रही है तो आप हर दूसरे वर्ड को अंडरलाइन कर दो, ठीक है? ज़ाहिर है पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करना है कि कैन मुस्लिम्स टुडे लर्न लेसन्स फ्रॉम द मार्टिरडम ऑफ उस्मान, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इस पे बेशक आपने सही वर्ड अंडरलाइन किए नहीं किए, दैट डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट आपने पूरे क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ तो लिया, ठीक है? बेसिक इंग्लिश तो आती है ना, एक बार सही से पढ़ लोगे तो वैसे ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये बताना है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मार्टिरडम से हम क्या लेसन लर्न कर सकते हैं, हमें रीजंस देने हैं। तो नंबर 1, इस पे 3 लेसन हम वो कर रहे हैं इंक्लूड। उस पर पहला है फर्म प्रिंसिपल एंड जस्टिस। हम एक लेसन ये लर्न कर सकते हैं। रीज़न आ गया ये, भाई रीज़न क्या है? जस्ट हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु टू अबैंडन हिज पोजीशन फॉर जस्टिस वी शुड होल्ड टू ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इवन इफ इट्स चैलेंजिंग। के भाई जैसे रेबल्स आके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को ना हक कहने लग गए ना कि आप कैलिफेट से उतर जाएं, तो इस बात की कोई लॉजिक ही नहीं थी। तो अब ये हमें क्या सिखाता है कि भाई बेशक हम पे जितना भी प्रेशर हो, हमने सही चीज़ का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? फॉर इंस्टेंस स्टेइंग ट्रुथफुल एट वर्क इवन अंडर प्रेशर अपहोल्ड्स पर्सनल इंटेग्रिटी। के भाई आपके किसी वर्क प्लेस पे सारे कलीग्स जो हैं आपके, वो किसी गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर प्रमोशंस फॉर वट एवर, लेकिन आप जो है ट्रुथफुल रहोगे, आप रिश्वतें नहीं लोगे, आप किसी को फेवरिज्म नहीं करोगे, इवन आपके अंदर चाहे पीयर प्रेशर हो या वैसे ही प्रेशर हो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी यानी ट्रू, यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, दिस स्टेज अपहिल्ड, ठीक है?
आगे हमें एक और लेसन मिलता है, नॉन वायलेंस एंड पेशेंस। रीज़न क्या है इसका? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने चोज पीस ओवर कॉन्फ्लिक्ट टू प्रिवेंट ब्लडशेड। सिमिलरली व्हेन फेस्ड विद क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट वी कैन चूज डायलॉग ओवर एग्रेशन। जैसे कि भाई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर लोगों ने तहमतें लगाई तो वो गुस्सा नहीं होगा, उनको मार धाड़ करना नहीं शुरू किया, उन्होंने पीस से उस चीज़ को हैंडल किया और उन्होंने मुसलमानों का ब्लड शेड करने से अपने आप को रोक लिया। सिमिलरली भाई अगर हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट आए, वी कैन चूज डायलॉग ओवर एग्रेशन, यानी कि हम लॉजिक से वर्ड्स के थ्रू अपनी बात को अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द अदर पर्सन कि तूने मुझे ये बोला कैसे एंड सो ऑन। ठीक है, वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। उसके अलावा इन फैमिली डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर भाई हमारे ख़ानदान में कभी कोई लड़ाई हो जाए और वर्क प्लेस में डिसएग्रीमेंट्स हो जाए, कामली रिजॉल्विंग इश्यूज फॉस्टर्स बेटर रिलेशनशिप। और एक ये पढ़े लिखे इंसान की निशानी भी है, वो बिला वजह चीकम चिल्लाई या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू कर देता। वो एक तमीज़ के दायरे में रह के सिचुएशंस को सॉल्व करता है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट होना तो नॉर्मल सी बात है भाई। तो उस सिचुएशन में आप कामली सिचुएशन को जो है रिजॉल्व कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड सो ऑन। या लेट से आप कभी रास्ते में जा रहे हो, आपकी गाड़ी किसी से टक्कर हो गई, तो उतर के आप एक दूसरे को मारना पीटना ना शुरू कर दो। इससे अच्छा आप तमीज़ से उतरो, जिसकी गलती है उसको बोलो भाई आपकी फ़ॉल्ट है तो आप मेरा नुकसान अदा कर दें, ख़त्म बात। एक दूसरे को गालम गलोच इन सब चीज़ों की कोई तुक नहीं बनती। तो दूसरा लेसन हमारे पास हो गया नॉन वायलेंस एंड सबर। सबर का एक और चीज़ आप ये भी लिख सकते हो कि भाई कभी अल्लाह ताला में आजमाए, कभी लोग हमारे अगेंस्ट हुए हैं, तो हमें होप नहीं लूज़ करनी है, हमें नेगेटिव नहीं होना है। वी शुड स्टे पेशेंट कि भाई कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहे, अल्लाह नोज अस। फिर तीसरी चीज़ हम क्या सीखते हैं इससे? वेयर इज़ माई पेन, हेयर इज़ माई पेन। तीसरी चीज़ हम सीखते हैं यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु's अप्रोच प्रायोरिटाइज द कम्युनिटीज़ यूनिटी। अगर वो उस वक्त लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते तो मुसलमान आपस में बढ़ जाते। ही प्रैक्टिस पेशेंस विद अदर्स इवन व्हेन फ्रस्ट्रेटेड। दिस हेल्प्स बिल्डिंग अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट एट होम एंड इन कम्युनिटी स्पेसेस। तो इसकी आप मिसाल ये दे सकते हो, देखो रीजंस के साथ अगर एग्जांपल भी जोड़ दोगे ना तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यू कैन ऐड के भाई अगर हमारे कभी आपसी मसलों में लड़ाई हो और कोई बहुत ऐसी चीज़ ना हो जिसमें किसी का वो ना हो रहा हो, तो आप जो है थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लड़ना झगड़ना शुरू करोगे तो भाई आपस में ही दूरियां आ जाएंगी। तो इसलिए आपको बड़ा बन जाना चाहिए, सही है। पार्ट बी के लिए एक चीज़ याद कर लो कि कोशिश करो यू यूज़ द वर्ड सच एज। यू यूज़ द वर्ड सच एज। आप कोई भी एग्जांपल या कोई भी आप रीज़न दो या कोई भी आप चीज़ सिखाओ ना, समझाओ कि वी कैन डू दिस वी कैन डू दैट, सच एज का वर्ड लाजमी यूज़ कर देना। क्यों? व्हेन यू यूज़ सच एज तो ऑटोमेटिकली आप एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देते हो। These lessons encourage Muslims to embody justice, patience, and unity in everyday situations, from handling personal disagreement to contributing positively in public life. आपने इसका ओवरऑल बेनिफिट भी बता दिया, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट भी हो गया। दूसरा पार्ट भी, हाउ जस्टिफाइड वर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हज़रत उस्मान रजी अल्लाह फॉर बर्निंग द कॉपीज ऑफ द होली कुरान, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। भाई हज़रत उस्मान रजी अल्लाह के अगेंस्ट जो कॉपी बर्न करने की क्रिटिसिज्म थी, वेरिएंट कॉपीज ऑफ द कुरान, दे वर ग्रेटली अनजस्टिफाइड, दे वर जनरली अनजस्टिफाइड। पहली बात तो उन्होंने कुरान को नहीं जलाया, उन्होंने कुरान की फ़ेक कॉपीज़ मतलब अनऑथेंटिक कॉपीज़ को जलाया, ठीक है। जब उस पर वो सब लिखा हुआ ही नहीं था जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो वो कुरान तो हुई नहीं ना। कोई कोई भी गलत सलत लिख के कोई कुरान तो नहीं बोल देगा। हिज प्राइमरी एम वाज टू इंश्योर यूनिटी अमंग मुस्लिम्स, ठीक है। अच्छा, इस पे आपने रियल लाइफ एग्जांपल नहीं देनी, क्यों? क्योंकि ये एक पास्ट की बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो सही थी या गलत। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का इसके पीछे, उस एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या थी, एम क्या था कि भाई मुसलमानों के बिटवीन यूनिटी कायम रहे, उनके बीच फ़िरका वारियत ना हो जाए, बाय स्टेब्लिशिंग अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड कुरानिक टेक्स्ट, बाय एलिमिनेटिंग डायलेक्टिकल वर्जन्स वेरिएशन, यानी कि जिनमें डायलेक्ट के इश्यूज थे। ही सेफ गार्डेड अगेंस्ट पोटेंशियल डिविजन, यानी आगे जाके भाई 10 लोग यूँ बोल सकते हैं ना कि नहीं आप इस चीज़ को इस आवाज़ में या इस चीज़ को उस आवाज़ में पढ़ोगे तो वो सही है, ये गलत है, ये सही है एंड सो ऑन। ऐसे हमारे बीच और ज़्यादा डिविजन्स पैदा हो जाती that could have arisen from conflicting recitation। देखा, this decision is supported by the Quranic verse and hold fast all of you together to the rope of Allah and do not be divided। यानी अल्लाह ताला ने खुद हमें कमांड दिया कि भाई आप लोग एक होके रहो, अलग अलग नहीं जाओ। ये सूरह अल इमरान की वर्स नंबर 103 है। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट क्या आया था, दीज द क्रिटिक्स वर लार्जली रेबल्स एंड हिपोक्रेट। भाई जो भी थे ना, जो जिन्होंने ये सारे मसले हाईलाइट किए थे, वो लार्जली रेबल्स और मुनाफिक थे, जिनका मकसद ही ये था कि वो मुसलमानों के खिलाफ जो है डिफरेंसेस लाएं ताकि कैलिफेट वीक हो। और वो ऐसा चाहते क्यों थे? क्योंकि वो हार रहे थे ना मुसलमानों से, उनके लैंड जा रहे थे, सब हो रहा था। तो इसलिए मसले खड़े ये करे, तो अगर आपका दुश्मन आके बोलेगा कि आप गलत हो तो आप ब्लाइंडली होकर मान तो नहीं लोगे ना। तो ज़ाहिर है उनका जो
क्या कहते हैं क्रिटिसिजम्स थे वो जस्टिफाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्सनल हेट के थ्रू क्यूरेट कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। हज़रत उस्मान फोरसाइट इन यूनिफाइंग द कुरानिक टेक्स्ट प्रिवेंटेड फ्यूचर डिस्प्यूट्स एंड हैज मेंटेन्ड मुस्लिम यूनिटी इन द रेसिटेशन ऑफ द कुरान अंटिल टुडे। आज हमारे बिटवीन बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन कुरान के मामले में हर कोई एक है। एवरी वन बिलीव्स दैट कुरान इज़ करेक्ट, द रेसिटेशन ऑफ कुरान इज़ करेक्ट, द ऑर्डर ऑफ कुरान इज़ करेक्ट एंड सो ऑन। तो अगर ये अनजस्टिफाइड होती तो आज हमारे बिटवीन फ़िरकावारियत होती, लेकिन कुरान को लेके हमारे बिटवीन फ़िरकावारियत नहीं है। दैट्स वाई दीज वर नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। ठीक है, यहाँ पर हमारा कैलिफेट ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड लीव रिव्यूज़ एज वेल, एंड जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।